सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से कहूंगा कि 2 मिनट, क्योंकि 2 मिनट कुछ अपनी बात रख दें। तो मैं खड़ा हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे पार्टी के बड़े बड़े जो वरिष्ठ नेतागण हैं और जो असली सिपाही हैं जो सामने बैठे हुए बहुत से लोग, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस जो कार्यक्रम आपने किया है बहुत सफल हुआ। परसों नरसों मेरी बात हो रही थी, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैंने कहा कि आपकी सरकार अगर आ जाए दोबारा तो हम जैसे बहुत से लोगों की उम्र बढ़ जाएगी और वो जो लोग जिन्होंने समाजवाद का सपना देखा था और नेताजी ने जिन उद्देश्यों को लेकर जो समाजवादी पार्टी बनाई थी वो पूरी होगी। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं कि अभी इशारा किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो हमें अपना व्यवहार और उनके साथ व्यवहार और अपना चरित्र और अपनी बोलचाल और अपनी भाषा, उस आचार विचार, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और बहुत बड़े लोग बहुत कुछ बता दिया लोगों ने, मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे तो ये कहना है कि आप तो ये प्रश्न, मैं तो कवि हूं, मैंने तो एक प्रश्न किया है, सिर्फ 2-4 लाइनें सुनाऊंगा मैं। आप ये प्रश्न कर सकते हैं सरकार से कि तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए, तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला, उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान, सिलसिले मौत के जो बंद नहीं होते हैं, और उनके पैबंद लगे चिथड़े ये गवाही देते कि उनके आदर्शों में पैबंद नहीं होते हैं। पूछता हूं तुमसे, बता दो ऐ सियासत वालों, आदमी ये जो काम कर रही है, जो नफरत फैला रही है, उस पर मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी हैं कि पूछता हूं मैं, बता दो ऐ सियासत वालों, आदमी अपने ही ईमान का दुश्मन क्यों है? एक ईश्वर है पिता, उसका सगी 2 बहनें, आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है? उनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना, कोई मजबूरी रही होगी अकीदा तो नहीं, और अपने दामन में जरा झांक के तुम ही कह दो अपने मतलब से कहीं तुमने खरीदा तो नहीं। ये सवाल आपको जनता तक ले जाने पड़ेंगे और आप, मेरी शुभकामनाएं हैं। हम बुजुर्ग हैं, हमारी तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। मेरा एक शेर है कि हम बुजुर्गों पर दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं, और खुश रहे वो भी जो कहते हैं दुआ कुछ भी नहीं। तो मैं दुआ करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपनी ये जो आगामी चुनाव आ रहे हैं उनमें सफल हों और हमारी सरकार बने, तो हम जैसे बहुत से लोगों की, जो पुराने समाजवादी पार्टी से मेरा संबंध अब कब से बताऊं, नेताजी ने पहला चुनाव लड़ा था 69 में, तो मैं उनके कार्यकर्ताओं में से था, तो तब से मैं जुड़ा हूं। और तो इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आप लोग जीतें और मेरी शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना। धन्यवाद। जय समाजवाद। बहुत है, लेकिन नेताजी को तो आशीर्वाद कैसे दे रहे हो आप? स्टूडेंट लाइक नेताजी को आशीर्वाद पहले से दे रहे हैं। स्टूडेंट नहीं, जो एक नेताजी के, मैं आपके लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। चमन में तुमसे इबरत है, बहारें तुमसे जिंदा हैं, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। तो आप जो हैं वो अपने पूरे अनुभव से, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल तटस्थ होकर मैंने कभी कभी सोचा कि हमारे जो राजनीतिक नेता आज मंच पर हैं, भारत के मंच पर, उनमें क्या गुण हैं। तो जितना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है, ऐसा विजन मेरे ख्याल से किसी नेता में नहीं। ये मैं बाकायदा कह चुका हूं मंच से। और ये क्यों कहा मैंने कि
अखिलेश जी के ने एक, जब वो सरकार मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक साइकिल ट्रैक बनवाए थे लखनऊ के चारों तरफ। और ये चीन और जापान में साइकिलें जितनी चलती हैं उतनी ही यहाँ चल सकें। तो आज जो हो रहा है, पेट्रोल का शॉर्टेज हो रहा है आज, और नौबत ये आ रही है कि आपको अब साइकिल से चलना पड़ेगा। अगर ये युद्ध और थोड़ा चला तो साइकिलों का वो ट्रैक गायब कर दिया इन्होंने। तो इतना विजन, दूरदृष्टि और इतनी योग्यता, भाषा का, मैं समझता हूं कि इनसे अच्छी भाषा कोई नेता नहीं बोलता पूरे में। अगर किसी का तो आपको जनता के पास जाके उनको समझाना है कि हमारे जैसा नेता, हमारे जैसी पार्टी के जो हमारे मन में जो सपने हैं वो ऐसे और कहीं नहीं है। हमारी सबसे अच्छी पार्टी है, सबसे अच्छे नेता है, इसलिए आपको इनको जिताना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद। बहुत धन्यवाद आपका। जहां विकास की बात हुई है, दादरी की रैली के बाद सरकार के लोगों की भाषा बदल गई है। दादरी में जो जन समर्थन मिला उससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। इसीलिए सरकार को याद आने लगी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग, और जेपीएनआईसी की बात करते करते रिवर फ्रंट पे भी बात होने लगी। और रिवर फ्रंट के बाद सरकार ये भूल गई कि मेट्रो किसने शुरू की थी। अपने भाषणों में बीजेपी के लोग कहने लगे कि मेट्रो भी उन्हीं ने चलवाई है। तो जनता पूछ रही है, ये बात असल में कह रहे हैं कि असर से कह रहे हैं? असल में कह रहे हैं कि असर में। और वो एक बात तो भूल ही गए कि जब से उनकी सरकार बनी है वनस्पति का विकास बहुत हुआ है, और हाल ही में 200 किलो और पकड़ी गई है अभी। तो अभी तक तो हम ये सोचते थे कि ओटीटी नया जमाना है, गंज पर कोई सीरियल बनेगा, सीरीज बनेगी। इधर लगता है कि धुआंधर पे भी कोई नई बनेगी ओटीटी। धुआं बहुत उड़ रहा है। धुरंधर पे बने ना बने, लेकिन गांजागंज के बाद धुरंधर पे जरूर बनेगा। ये संगठन के लोग यहां आए थे और संगठन के लोगों से हमारी अपील भी हुई है कि इसी संगठन ने बहुत शानदार अभी काम किया था। 2024 में इन सभी साथियों ने मिलकर के पीडीए की आवाज को बुलंद करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को और आगे बढ़ाते हुए जनता का सहयोग लिया था। हम सब मिलकर के आने वाले समय में पीडीए की सरकार बनाकर के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने के लिए हम संकल्प लेकर के जा रहे हैं। और ये हम लोगों की जानकारी में है कि जैसे ही चुनाव अन्य प्रदेश के समाप्त होंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज, बटालियन, जो कुछ है वो उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। हम लोग दूर से ही देख रहे हैं कि अन्य प्रदेशों में जहां चुनाव चल रहा है वहां इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर के क्या क्या काम कर रही है। उन सब से भी हम संगठन के लोग सावधान रह करके उनकी साजिश षड्यंत्र को समझते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः समाजवादी सरकार बने, उसके लिए हम लोग जमीन पर काम करेंगे।
और जिस समय सरकार बनेगी तो अच्छे दिन तो लाए नहीं लोग, लेकिन बुरे दिन जाने वाले हैं, ये तो जनता जान गई है। आपने अभी कहा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को बंदी बना लिया गया था। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल ठहराया, लेकिन ममता जी कह रही कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की नहीं, इलेक्शन कमीशन की होगी। जिस समय चुनाव घोषित हो जाता है, ये नियम है, और इलेक्शन कमीशन और उस समय अधिकारी इलेक्शन कमीशन के निर्देश मानते हैं। और जो हम लोग वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, इतने अधिकारियों को हटाया गया है, और अधिकारियों को इसलिए हटाया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन का निर्देश सीधा माने। तो अगर कोई घटना घटी है और किसी तरह की कोई बात सामने आई है, तो इलेक्शन कमीशन इसलिए भी जिम्मेदार बनता है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और बड़े बड़े अधिकारी बंगाल में हटाए गए हैं। हमारा सवाल यहां ये बनता है कि पिछली बार जब यूपी का चुनाव हुआ था तो क्या इतने ही अधिकारी हटाए गए थे? और समाजवादी पार्टी ने लगातार शिकायत की थी अधिकारियों की कि ये अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर के काम कर रहे हैं। एक भी अधिकारी नहीं हटाया गया, और बाई इलेक्शन बहुत करीब से हम लोगों ने देखा। हालांकि अब वो अधिकारी भी निराश हैं, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से दुखी हैं, उनसे जो काम लिया जा रहा है उससे वो परेशान हैं, क्योंकि उनसे काम तो ले लिया लेकिन जो उन्हें न्याय देना था वो न्याय नहीं मिला उन्हें। उदाहरण के लिए फैजाबाद, एक अधिकारी पे बहुत आरोप थे, बड़े पैमाने पर आरोप थे, और उस पर यही कहकर के कि आपको सरकार से राहत मिलेगी, सरकार मदद करेगी, आप पूरी बेईमानी कराओ। उसने बेईमानी तो करा दी लेकिन अभी उसे राहत ही नहीं मिली। तो उत्तर प्रदेश में क्या इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने अधिकारी हटाए थे? क्या विपक्ष की जो शिकायतें थी इलेक्शन कमीशन में दी गई थी, क्या किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई हुई? और आपके सामने तो ये एग्जाम्पलरी काम है कि नंदलाल जो दस्तखत नहीं कर पाता है, अंगूठा मारता है, उसके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत करा लिए। बताओ, इलेक्शन कमीशन ने किसी अधिकारी पे कार्रवाई की हो तो बता दो। आप क्या उम्मीद करते हो कि सरकार कार्रवाई करेगी उस पर? हम आप ही से जानना चाहते हैं, मान लीजिए कि जो नंदलाल जिसके दस्तखत नकली किए इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए, तो कार्रवाई कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन के सरकार? सरकार बीजेपी की है, बीजेपी वोट कटवाना चाहती थी। अब हमें उम्मीद इलेक्शन कमीशन से, तो कम से कम बंगाल में नहीं, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करे कि वो निष्पक्ष है और कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों के ऊपर। एक भी अधिकारी के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जहां पर अधिकारियों ने नियम का पालन नहीं किया उस पर। कंटेंट क्रिएटर अगर सत्ता पे सवाल पूछते हैं सत्ता पे, तो उनके चैनल में वीडियोस जो हटा दिए जा रहे हैं, ये आईटी एक्ट का मिसयूज। आप लोग सरकार हटाओ, पीडीए सरकार लाओ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाओ, जो आपकी सुनवाई हो वो सरकार लाइए। इसीलिए आप सबसे भी हमारी अपील है अपने पत्रकार साथियों की कि एक लोकतांत्रिक सरकार को लाइए जो आपकी सुने। काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी जो है सड़कों पे आज मार्च करते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। उनकी मांगे है कि उनकी सैलरी 8,000 से बढ़ा करके 15,000 दी जाए। सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उनकी पूरी सैलरी बढ़ाई जाएगी। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं कि आपके अच्छे दिन तो लाई नहीं है सरकार, अब बुरे दिन हटे यहां से, उसके लिए हमारी मदद करें। सर, एमएसपी नोट बनाने की गैंग पकड़ी गई है, जिसपे सर ऐसा बोला जा रहा है कि उसके बीजेपी के लीडर उसमें मिले हुए थे। देवरिया और गोरखपुर में
दूरी कितनी है ये बताओ आप। गोरख धंधा चल रहा हूं अभी, बताइए आप। देवरिया गोरखपुर की दूरी कितनी है। और पहले अगर आपको याद हो, कुशीनगर में भी इसी तरह का मसला आया था, जिसमें हाई कोर्ट तक गए थे लोग, और अधिकारियों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए मुस्लिम लोगों को झूठा आरोप में भेज दिया जेल। उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली। और भविष्य में आप देखना, जिन्होंने इस तरह का काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाया, वो जेल जाएंगे। लेकिन देवरिया वाला मामला दूसरा है। यहां तो सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नकली नोट तो देश में आ रहे हैं और असली नोट देश से बाहर जा रहे हैं। नकली नोट देश के अंदर और असली नोट देश से बाहर जा रहे हैं। और कई लोग घबरा करके, क्यों हाथा नहीं भाता, बाटी चोखा वाली पार्टी, वो भी घबराए हुए बैठे हैं। अगर तस्वीर सब कुछ बताती है तो तस्वीर तो हमारी भी विधानसभा में दिखाई गई थी। तो अगर तस्वीर ही सब कुछ साबित करती है तो तस्वीर किसके साथ है। ये जितना नकली काम हो रहा है वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जहां जहां गलत काम हो रहा है सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। और अभी अभी सुनने में आया है, कानपुर में जो किडनी वाला मामला निकला है, इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। सोचिए, स्वास्थ्य मंत्री को होश ही नहीं है, उन्हें हमारी रैली फ्लॉप दिखाई दे रही है। बताओ, जिस विभाग के वो मंत्री हैं उसी विभाग के एक डॉक्टर से कम अपनी आईसाइट तो चेक करा लेते हैं। हाँ? उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए था। ये हम लोग आपस में बातचीत कर करके उन्हें समझाएंगे। सर, एमएसपी पे सरकार ने अनाउंस किया है कि मसूर जो है 7,000 में खरीदेंगे, जबकि बाजार में मसूर 9,000 में बिक रहा है। सरसों की भी इसी तरह एमएसपी का ऐलान हुआ है। इसी तरीके से चना और गेहूं पे भी ऐलान हुआ है, लेकिन किसान कह रहे हैं बाजार में हम इससे ज्यादा रेट पर बेच के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद करना, और खासकर किसान उम्मीद नहीं कर सकता उनसे, और उस पार्टी से जिस पार्टी ने ये कहा हो कि हम आय दोगुनी कर देंगे। इस महंगाई में जब लागत बढ़ती जा रही है, डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक दवाई, बीज, खाद, अन्य चीजों की लगातार कीमत बढ़ती जा रही है, तब इन्हें आय दोगुनी के लिए कितना एमएसपी तय करना चाहिए। और ये तो आलू को भी ये कह रहे थे कि इन किसान जो आलू वाले हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी बजट से भरपाई करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो सरकार खरीदेगी बाजार भाव में। आलू के लिए कहा था। बताइए, अगर 1 किलो भी आलू भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा हो तो जब बाजार भाव ज्यादा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है बाजार भाव से ज्यादा किसान को कीमत दें, उसकी पैदावार की कीमत इसलिए दें क्योंकि आय दोगुनी तभी मानी जाएगी, तभी होगी। का मामला जो है, गैस कहां है? एलपीजी का नया फुल फॉर्म लापता गैस। अभी किलो पे भी बहस है, अभी ऑफिशियल नहीं है। आपके कई चैनलों ने ये दिखाया कि जो 14.2 किलोग्राम का है वो 10 का बिकेगा, 10 का मिलेगा, लेकिन सरकार डिनाई कर रही है उस बात को लेकर के। अब बताओ, हम लोग नापने जाएं क्या वजन? सर, एक आईएएस अधिकारी है रिंकू सिंह राही, जिसने रिजाइन करा है और साथ में कहा है कि एक पैरेलल सिस्टम गवर्नमेंट का चल रहा है जो कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स को काम नहीं करने देगा। उन्होंने ठीक ही कहा है, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चरम सीमा पे सरकार में। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतना भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा।
इसी वजह से बहुत सारे जो अधिकारी उनकी मनमानी करते थे, अधिकारी सरकार के इशारे पे काम करते थे, वो भी दुखी बैठे हुए हैं। वो भी सरकार को हटाने में और पीडीए की सरकार बनाने में पूरा योगदान करने जा रहे हैं। वस्तु संपत्तियों पर नई नियमावली नीति में आने जा रही, कह रहे हैं इससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा। जो खुद ही भ्रष्टाचार में शामिल है उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? ग्रीन रोड पे गए हो, वो क्या बना है? ग्रीन हाईवे क्या बोलेंगे आप? ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर पे चल के आओ कभी आप, तो आपको पता लग जाएगा कितना भ्रष्टाचार हुआ। ग्रीन कॉरिडोर, और ये पूरे प्रदेश के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि पानी की टंकी के नीचे खड़े हो जाएं और प्रेस करें, और जो वहां कर्मचारी हो उससे कहो कि पानी भर दे पानी की टंकी में। बताओ कितने भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हो जाएंगे वहां नीचे? क्यों नहीं खड़े होंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही पानी भरेंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के दबाव नहीं सह पाएगी पानी की टंकी। दादरी में आपकी जनसभा देखने को मिली, अब अगली जनसभा आप कहां पर करने वाले हैं और मथुरा में कब जाएंगे? पिछली बार भी यही सवाल था, इस बार भी यही है। मथुरा? पिछली बार ये बताओ कितनी बार है मथुरा? नहीं, मथुरा में क्योंकि लगातार लोग मुझसे पूछ रहे हैं। अभी पिछले वीक के दिन गई थी जब परसे वाले बाबा की हत्या हुई थी, तो मैंने गांव-गांव में कवर किया था। वहां पे लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वहां आते हैं तो हमें कुछ और देखने को मिलेगा। हमारी पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है। हाँ, इस तरह की हत्या, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। और जहां तक रैली का सवाल है, हम लोग अपनी वोटर लिस्ट ठीक करके अगली तारीख बहुत जल्दी दे देंगे। समाजवादी सरकार बनवाइए, सर के रेट बढ़ा करके मुआवजा पाइए, और जहां से ये आते हैं, ये खुद जानते होंगे, लखनऊ में 2 गांव शिफ्ट हुए थे, 2 गांव, और पूरे के पूरे गांव के लोगों की जो जो डिमांड थी वो पूरी की गई थी। और उसी का परिणाम है कि किसानों को बाजार भाव का मुआवजा दे करके रिकॉर्ड टाइम में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया था। हमारे जिलाध्यक्ष बैठे होंगे यहाँ, वो जो गांव शिफ्ट हुए वो जानते होंगे। कौन सा गांव है? माटीपुर। और आप गांव में जाइए, उनके पूछे जाकर के कितना मुआवजा दिया। जो किसान ने कहा वो सरकार ने मांगा और माना। इसलिए भविष्य में किसानों की मदद के लिए, किसानों को सही मुआवजा देने के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो समाजवादी पार्टी। पहले भी 64% बढ़ाया था और 4% हम लोगों ने प्लॉट दिया था। और जो एयरपोर्ट बन रहा है, अभी तो फेज 1 बना है, अभी तो फेज 2, फेज 3, फेज 4। ये अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेता भी आ गए आगे सामने कि जेवर एयरपोर्ट किसने बनवाया है। लंबी सकती है तो क्या गवर्नमेंट को टैक्स एक्सपेंसिव, गवर्नमेंट बाबा कह रही है तो और लंबी चलेगी तो किस तरह से जाएगा? हम सरकार को कुछ नहीं बताना चाहते हैं, हम लोग खुद सरकार में आना चाहते हैं। उनको 45 मिनट एक अफसर ने इंतजार करा दिया। किसने? एक मंत्री जी को 45 मिनट मंत्री तो सोशल मीडिया पे लगातार वो सरकार के खिलाफ भी लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है? एक कचौड़ी एक समोसा। हमें बीजेपी वालों पे नहीं भरोसा। अभी बदल जाएंगे। एक कचौड़ी एक समोसा। महिलाएं अपने जेवर गिरवी रख के गैस खरीद रही हैं और रो रही, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। इसका क्या कहेंगे? मैं चाहूंगा कि सरकार को हटाएं सब लोग मिल करके। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट एक FCRA अमेंडमेंट बिल ला रही है जिसको विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये RSS को फंडिंग दिलाने के लिए बिल लाया जा रहा है। इस पर आपके क्या व्यू है? मुझे सुनने में आया कि मथुरा वृंदावन में ट्रस्ट की जमीन हजारों एकड़ कब्जा कर ली बीजेपी वालों ने। गौशाला की जमीनें कब्जा कर ली ट्रस्ट की।
और जितने चंदा वाले स्थान हैं, चंदा वाले स्थान, उन सब पे खुद बैठना चाहते हैं जिससे चंदा उन्हें सीधा मिले। कई केयर फंड, कई ऐसे डोनेशंस वो क्यों स्वीकार किए गए थे? ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके जनता को परेशान करने के लिए इस तरह के फैसले समय समय पर भारतीय जनता पार्टी लेती है। हालिया में सीतापुर में एक मंदिर तोड़ा गया, क्योंकि सरकार बनारस वाले अभी भी वो घंटा ढूंढ रहे हैं जो नहीं मिला है बनारस में, गिफ्ट बाई नेपाल नरेश। ये तो कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा होगा। कहते हैं मंदिर के प्रेमी हैं, लेकिन मंदिर ही तो ठीक है, तब तुम्हारे सवाल बहुत हो गए। यूट्यूबर जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आपका दे दें। ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।